थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज सुबह का जो वर्ल्डोमीटर का कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से पूरी दुनिया में 24,07,000 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और उसमें से जो रिकवर हुए हैं, मैं आज डेथ का डेटा नहीं बोलूंगा, उसमें से जो रिकवर हुए हैं वो 6,25,000 लोग रिकवर हो गए हैं। ये मोटे तौर पे टोटल के करीब 26% आता है। हिंदुस्तान में 17,615 लोग संक्रमित हुए आज सुबह की सूचना तक और उसमें से जो रिकवर हो गए हैं वो 2,854 है, वो करीब 16% है। तो वो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास इसका कोई बहुत वो नहीं है कि क्यों हिंदुस्तान में कम है। दुनिया में करीब 26% लोगों की रिकवर होके मतलब घर आ गए हैं या वहाँ अस्पताल से आइसोलेशन से निकल गए हैं। यहाँ पे अभी केवल वो 16% की गति है। इस पे जो इसके विशेषज्ञ हैं वो बेहतर बता पाएंगे। एक आंकड़ा और आप समझ लीजिए, दुनिया में जो संक्रमित हो रहे हैं उनका पर मिलियन मतलब पर 10 लाख के ऊपर जो एवरेज है वो 309 है। मतलब 10 लाख लोगों के में 309 लोग संक्रमित हुए हैं। हिंदुस्तान में यह आंकड़ा केवल 13 है, मतलब 10 लाख में केवल 13 लोग हो रहे हैं। तो अभी उस तरह से देखें तो कंट्रोल है। कुछ फिगर्स हो सकता है बढ़े ही हो, अंडर रिपोर्टिंग हो, जो भी हो, लेकिन वो सारे देशों में हो रहा होगा। एशिया के देश इस मामले में थोड़े बेहतर हैं। श्रीलंका ले लें, बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी हैं। पाकिस्तान शायद सबसे ज़्यादा इसमें 38 है जहाँ पे संक्रमित हुए, और चाइना जो दुनिया में 8वें नंबर पे है वहाँ पे भी शायद 80-85 ही लोग पर मिलियन है, जबकि दुनिया का एवरेज 309 है। एक अच्छी खबर भारत के लिए और है कि 18 अप्रैल को हमारे यहाँ कुल जो संक्रमित लोग हुए थे वो 2013 थे, जो घट के 19 अप्रैल को 1250 हुए हैं। मतलब नेक्स्ट डे जो संडे को सैटरडे के मुकाबले कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। एक अच्छी खबर और है कि जो हमारे 44, देखिए अब 3 तरह के जोन बन गए, एक रेड जोन, फिर उसको व्हाइट पहले बोला जा रहा था, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो जहां पे कोई वो नहीं हुआ है संक्रमण। ऑरेंज जोन वो है जहां पे 14 दिन से कुछ नहीं हुआ है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे 14 दिन से कुछ नहीं हुआ है वो रेड से ऑरेंज में आ जाएंगे। वो 44 थे, 10 और बढ़ गए हैं जो रेड से निकल के, जहां से 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया है, वो फिर ऑरेंज जोन में आ गए हैं। और 28 दिन अगर कुछ नहीं होगा तो ये सब ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। मैं आज कुछ एक ऐसे विषय पे आपसे बात कर रहा हूं जो थोड़ा मैं हिस्ट्री में इसमें जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा कि उसका परिपेक्ष भी समझ लीजिए। इंग्लैंड में 37वीं उनकी जो पार्लियामेंट है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में, हम लोग के यहाँ लोकसभा है, उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स उनकी जो पार्लियामेंट है उसका 37वीं पार्लियामेंट का इलेक्शन 1935 में हुआ। और उस इलेक्शन में जो वहां की 3 मुख्य पार्टी हैं, कंजर्वेटिव, मतलब वो खूब ठीक से मेजॉरिटी में आए। कुल 615 सीटों में 387 सीट कंजर्वेटिव ने जीती। जो लेबर पार्टी है उसने 154 सीटें जीती। एक लिबरल नेशनल थे, उन्होंने 33, और लिबरल्स ने 21 सीटें जीती। ये वहां का आंकड़ा था। चैम्बरलेन उसके प्रधानमंत्री बने 1939 तक। उन्होंने जो 3 सितंबर को जब जर्मनी के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा उन्होंने की, उसके बाद 1940 में नॉर्वे के ऊपर जर्मनी ने आक्रमण किया और उसका कब्जा कर लिया। तो उसको नॉर्वे डिबेट बोलते हैं, जो वहां की पार्लियामेंट में हुई। 7 मई को शुरू हुई, 7-8 मई को चली, और वहां पे चैम्बरलेन के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में चैम्बरलेन एक तरह से हार गए। अब ये तय हो गया कि चैम्बरलेन को अब वहां से हटना होगा और कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा। उस समय कंजर्वेटिव के जो दूसरे सबसे सशक्त दावेदार थे वो चर्चिल हुए। चर्चिल नए प्रधानमंत्री बने कंजर्वेटिव पार्टी के। लेकिन एक में, क्योंकि चर्चिल के उन्होंने जिस ढंग से हिंदुस्तान को ट्रीट किया था वो खराब है, जिस ढंग से वो गांधी के बारे में बोलते थे उनकी हिंदुस्तानियों के प्रति बहुत अच्छी राय नहीं थी चर्चिल ने। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बनाई, और उस वॉर कैबिनेट में जो शुरू में 5 और बाद में उन्होंने उसको बढ़ाया, 3 आदमी उन्होंने कंजर्वेटिव के रखे, जिसमें पुराने चैम्बरलेन खुद और एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति उन्होंने लेबर पार्टी के अपने यहां रखे। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस समय एटली थे, क्लेमेंट एटली, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको उन्होंने इसमें रखा।
और लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर आर्थर ग्रीनवुड को रखा। बाद में इसको जब उन्होंने और एक्सपेंड किया इस वॉर कैबिनेट को, तो उसमें लिबरल के सर सिंक्लेयर को भी उन्होंने रखा था। कहना मैं ये सिर्फ चाह रहा हूं कि जब इस तरह की आपदा आई थी देश के ऊपर, तो वहां पे एक वॉर कैबिनेट बनी थी जो ऑल पार्टी थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी उन्होंने उस पार्टी में रखा और क्लेमेंट एटली बाद में उसी चर्चिल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसी आपदाओं में आपस की, क्योंकि वहां पे बहुत ही फियर्स वो होता है पार्टी के प्रति रुझान। जैसे हमारे यहाँ तो कोई आज यहाँ है तो कल वहां है, जो पार्टी सत्ता में है वहां ऐसा नहीं होता है। वहां जनरेशंस जो हैं वो एक ही पार्टी के साथ रहती हैं, और वो हमारे यहाँ जैसे है ना कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, इस तरह की वहां चीजें नहीं है। उसके बाद भी उन लोगों ने एक वॉर फ्रंट बनाया। ये मैं आपको इस रेफरेंस में कहना चाह रहा हूं कि आज एक आपदा बड़ी है, बाकी इसको आप कैसे समझेंगे, क्या समझना चाहेंगे, ये आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं। हिंदुस्तान में जो इस समय जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन, कहिए मानिए या ना मानिए, राहुल गांधी ने एक 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्य जो बातें बताई वो मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा कि हमारे और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में बहुत से डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर ये टाइम नहीं है इस समय लड़ाई करना है। इस समय कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। इस समय हम सब एक साथ हैं और वी हैव टू फाइट द वायरस टुगेदर। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब बात है, घर से बाहर ना निकलें, तो ई कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको कर रहे थे। उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन अपनी राय और एडवाइस देते रहेंगे। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो उसको ले या न ले। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो लॉकडाउन है, जो वो बोल रहे हैं पॉज बटन है, या वो कह रहे हैं कि इससे थोड़ा आप संक्रमण को कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ये खत्म हो जाएगा ये नहीं है। तो उनका कहना है कि उसके लिए टेस्टिंग होना जरूरी है, जो बहुत से इसमें बहुत से लोगों के विचार आ गए हैं। एक बात जो उन्होंने कही है जो वो है, उन्होंने कहा कि अप्रोच जो बॉटम्स अप होना चाहिए। बॉटम्स अप मतलब वो बार बार कह रहे हैं कि स्टेट को और एम्पावर्ड करिए, ऊपर से वो थोपने, और वो हो भी रहा है। मतलब जो अभी का अब अप्रोच है, स्टेट को थोड़ा एम्पावरमेंट, मुझे भी ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में तो जिले के जो डीएम है उनको बहुत से डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं, तो ये ठीक हो रहा है। एक चीज और है जो बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो बेस्ट है, जैसे केरल का एक मॉडल है विच इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। अभी तमिलनाडु ने भी बहुत अच्छा किया है, जो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फ्लैटन कर लिया है। तो केरल है, तमिलनाडु है, उधर भीलवाड़ा का एक राजस्थान का मॉडल है, और एक उत्तर प्रदेश का आगरा मॉडल है। ये 3-4 मॉडल हैं जिसमें इन्होंने इस कोरोना वायरस को अलग अलग ढंग से हैंडल किया है। तो अगर ये ठीक है, उसमें से एक जगह भाजपा की सरकार है, बाकी 3 जगह नहीं है, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव कि वो किसी की भी हो, वो है तो सब देश ही की सरकार, उस मॉडल को भी अडॉप्ट करने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक जो इकोनॉमी के ऊपर भी एक उन्होंने बात कही, और उसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने फूड पे दिया है। उनका कहना है कि भाई भूखमरी से कोई ना मरे, और इकोनॉमी पे किया है। और इसके फॉलोअप में कांग्रेस की जो इस समय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने एक 11 सदस्यीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक इकोनॉमी पे एक कमेटी बना दी है, जो इस पे बात करती रहेगी, चर्चा करती रहेगी, इंटरेक्शन करती रहेगी। और उसमें सारे पुराने दिग्गज हैं जो इकोनॉमी समझते हैं, चिदम्बरम हो या जयराम रमेश हो, नरेगा वाले थे, मतलब इस तरह के हैं, राहुल गांधी भी हैं, लेकिन उसके चेयरमैन मनमोहन ही सिंह हैं। क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस पूरे गेम प्लान में कोई ना कोई मनमोहन सिंह का रोल जरूर इस सरकार को ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट टीम है, आपके एक अनुभवी आदमी हैं, वो अगर ले लेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन ही होगी आपके पूरे उसमें। एक चीज अजीब सी हुई है, और वो हुआ है पालघर नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे मॉब लिंचिंग हुई है। इसके पीछे भी एक कारण है जिसको मैं जिस ढंग से देख रहा हूं, कि एक रायपुर में, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति पकड़े गए हैं, रवि पुजार जी जो हैं, वो निशा जिंदल के नाम से सन 2012 से, पिछले 8 वर्षों से, एक महिला के नाम से वो अपना एक फेसबुक अकाउंट चलाते थे। और वो एक मिराह पाशा, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के नाम से भी एक फेसबुक अकाउंट चलाते थे, और कहीं 10,000 फॉलोअर थे। मतलब जो इसको समझता है सोशल मीडिया को, ये बड़े नंबर्स थे। और इसमें वो बाकी चीजों के अलावा वो जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की खूब कोशिश करते थे, खूब वो कॉमनल चीजें भी इसमें अपलोड करते थे। वो 2009 में उन्होंने एडमिशन लिया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे, अभी तक नहीं बन पाए हैं। 11 साल में वो अभी तक एग्जाम पास नहीं कर पाए हैं।
इस तरह के मैसेजेस की एक बाढ़ है, एक ट्रेंड है। जो पालघर की जो घटना है वो भी मैं आपको बता दूं। पालघर में दो साधु लोग मुंबई से सूरत जा रहे थे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि वहां किसी और साधु की मृत्यु हो गई थी, उनके अंतिम संस्कार में वो जा रहे थे। अब सारी खबरें आ गई हैं। उसके अनुसार पुलिस ने उनको रोका कि आप इस पे इधर से मत जाइए, बैरिकेडिंग थी। तो उन्होंने एक तो गांव का रास्ता लिया और उन्होंने वो रास्ते लिए जो आदिवासी इलाके से होकर गुजरते थे। उन इलाकों में जब ये गए हैं तो रात में वहां पे एक भीड़ ने इनको कहीं से वो किया, पुलिस आ गई थी। वो वीडियो है, पुलिस भी कहीं से पहुंची, भीड़ ने घेर लिया और भीड़ को ऐसा लगा कि वहां पे कुछ लोगों की किडनी बच्चों की निकाली जा रही थी, कुछ लोग बच्चों को किडनैप कर रहे थे। भीड़ को आशंका हुई कि ये उस गिरोह के सदस्य हैं। और सबसे अजीब सी बात यह है कि हालांकि पुलिस वालों का बल बहुत कम था, शायद 2-4 ही लोग रहे थे, पुलिस से उनको छीन के और उनको लाठी डंडे से पीट करके उन दोनों साधुओं की हत्या कर दी। ये ऐसा निंदनीय है कि इसमें कोई डिफेंस के लिए है ही नहीं। मतलब इसमें जो भी सजा दी जाए जिसको, वो कम है। लेकिन दो चीजें आप हरदम ध्यान में रखिएगा। 2018 में महाराष्ट्र के धुले जिले में 5 लोगों की इसी तरह की सर्कमस्टेंसेस में भीड़ ने मॉब लिंचिंग की थी और उस समय बीजेपी की सरकार वहां पे थी, केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि ये एक निंदनीय घटना है। महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख जी ने इसमें तुरंत कार्रवाई की है। उनका ट्वीट आया है, उनका कहना है कि 101 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि ये दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, ये उसी धर्म, उन्होंने ये लिखा है ये उसी धर्म के लोगों के द्वारा हत्या की गई है। मतलब वो हिंदू ही थे जिन्होंने इनको किया है। देखिए, मॉब होता है, भीड़ होती है, वो ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। तो ये जो मॉब फ्रेंजी कह लीजिए या मॉब लिंचिंग की बात कह लीजिए, इसका मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कारण ये जो व्हाट्सएप मैसेज, ये हेट मैसेज, ये फेसबुक पे जो फैलाया जाता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी सिमरिंग, मतलब वो दम पकता रहता है आदमी के अंदर। इस बात को लेके तमाम ट्वीट हुए हैं। मतलब वो जो ट्वीट है वो ट्रेंडिंग, मोस्ट ट्रेंडिंग है इस समय। अगर आप जाके देख लेंगे तो मोस्ट ट्रेंडिंग ट्वीट 2 दिन से चल रहा है और उसमें वही है कि हिंदू धर्म का है और साधु संतों का है और ठीक कर दो, जबकि उसमें मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जिसने भी किया है वो किसी भी समाज का हो, उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। 101 लोगों को अगर पुलिस ने पकड़ा है तो बड़े लोगों संख्या में लोग पकड़े गए हैं। और पहले से ही ये जजमेंट पास कर देना कि उद्धव ठाकरे इनएफिशिएंट हैं और उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे की इनएफिशिएंसी इस एक उससे करें। भाई, लॉकडाउन के समय अगर कोई बाहर निकल रहा है तो निकलना नहीं चाहिए लोगों की, मतलब वो हो सकता है। और खास करके अगर वो रास्ता उस तरह का लिया है जहाँ, और ये भी देखिए, ये सारी चीजें हैंड टू हैंड है। आज इस देश में मुझे कहीं से भी, चाहे वो जितना भी मुझे ये होना चाहिए, मैं कहीं से भी रात में निकल जाऊं, लेकिन पुलिस के सामने अगर भीड़ मार रही है तो कहीं ना कहीं हमें वो जरूरत है कि उस पुलिस को भी हमें ताकत देने की जरूरत है। हम पुलिस के, मैं व्यक्तिगत रूप से पुलिस के बहुत सी चीजों के खिलाफ रहता हूं, जो पुलिस मारती है, वो करती है, इनकाउंटर करती है। लेकिन अगर पुलिस का भय नहीं रह जाएगा तो शायद इस तरह की घटनाएं रोज होने लगेंगी। मैं अभी भी ये मान रहा हूं। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, कुछ संगठन इसमें बार बार कह रहे हैं लिबरल और लेफ्ट वाले कहां हैं, उसमें जवाब दें वो। अरे भाई, वहां कौन सी सरकार लिबरल और कौन सी लेफ्ट की सरकार है? महाराष्ट्र में तो एक शिवसेना के लीडर के नेतृत्व में एक सरकार है और शिवसेना का तो ओपन एजेंडा हिंदुत्व वाला है। तो इसमें आप कहाँ लिबरल, कहाँ, मतलब बिना बात के एक नैरेटिव को चेंज करने की कौन सी जल्दी और आवश्यकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसमें एक ट्वीट और बार बार चल रहा है कि ये मुस्लिम बाहुल्य है और मुसलमानों ने, जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, वो इस पालघर क्षेत्र में जहां इन 2 साधु लोगों की हत्या हुई है, वहां पे 4,98,000 हिंदू हैं, करीब 92% ऑफ द पॉपुलेशन, और मुसलमान वहां 33,000 हैं, करीब 6% ऑफ द पॉपुलेशन। तो वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है जैसा बार बार उसमें कहा जा रहा है ट्वीट में। एक ट्वीट खास करके, एक आप लोग अगर वैसे खुद ही देख लेंगे, एक पाल एस झा साहब हैं झारखंड के, वो बहुत उत्तेजित हैं। सुदर्शन टीवी वाले चव्हाण साहब भी बहुत उत्तेजित हैं। लेकिन उसमें राजदीप सरदेसाई का भी एक ट्वीट है जिसने कहा है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं। मेरे ख्याल में इन सब के ऊपर एक बड़ा कारण मैं अभी भी मानता हूं कि सरकार को बहुत ही सख्ती से
ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप के जो कारखाने हैं, उनको कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए, हो सकता है वो मतलब पॉलिटिकली अभी सूट ना करे या किसी भी, 1 महीने के लिए बंद करिए। अगर कोई इस तरह का आगे बढ़ा रहा है तो उसको 2-3 लोगों को आप अगर अरेस्ट करेंगे तो तुरंत सब ठीक हो जाएगा। आप फैक्ट्री पे कैसे ताला लगाना है उस पर, अगर आज स्टील की फैक्ट्री बंद हो सकती है लॉकडाउन में, तो इन फैक्ट्री को भी बंद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लॉकडाउन के समय ये ओवर टाइम काम कर रही हैं। मैं साधु संत के बारे में फिर मैं बता दूं, जैसे वो है, मैंने 20 नवंबर को यहाँ पे लखनऊ में, 20 या 19 नवंबर की बात है, वो वीडियो है, अगर साधु संत की देखना है तो स्वामी शिवानंद जी हैं मातृ सदन के, एमएससी केमिस्ट्री किए जादवपुर यूनिवर्सिटी से, फिर वो कलकत्ता में ही पढ़ाने लगे केमिस्ट्री, और फिर गंगा सफाई के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। अनशन कर चुके हैं वो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्होंने जिनकी मृत्यु हो गई थी, वहां से 3-4 साधुओं की मातृ सदन में गंगा को साफ करने के संघर्ष में अपना जीवन दिया है। मेरा कहना है कि अगर साधु संतों को देखना है, थोड़ा उनको भी देख लिया जाए, वो लिंक नीचे होगा। 20 या 19 नवंबर 2019 का मेरा एक पब्लिक कैफे के अंतर्गत हम वो करते थे, उनको सुनिए, आपको अच्छा लगेगा कि कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो आज अपने प्राणों की बाजी लगा दे रहे हैं गंगा को साफ करने में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।